Hello and welcome 8.26 billion people of the world and 1.56 billion people of India. Today we are going to discuss the important topic. The whole video is going to be cover the universe. In this video you will get the secret of universe, the planets, the star-like suns, the gravity, famous scientist names, dark energy and dark matters, and NASA reports. And also I have included in this video Chandrayaan 3 missions, how Chandrayaan 3 land on moon. The video is going to be so interesting. So I want to request all of you, please stay my channels and listen what I am talking. Okay. The video is going to start right now without any further kind of delay. Let's start the video. This video is going to be long because we are going to discuss the important things of the universe from basics. I will tell you from basics and about the universe. मैं आपको बेसिक के बारे में बताऊंगा, यूनिवर्स के बारे में. I have brought to you from my research that I have been researching for 5 days. I'm not. If I do mistakes, any kind of I do, please comment me on my comment section if I do mistakes, okay, because I am beginner. So please listen my talk. Let's start the universe. कैसे बना यूनिवर्स? आइए बताता हूँ. बिग बैंग थ्योरी होता है क्या? साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग 13.8 बिलियन साल 13.8 बिलियन साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ था. एक बहुत विशाल धमाका हुआ था. 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं. समझ में आ गया? 13.8 बिलियन साल पहले बहुत विशाल धमाका हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं. उस टाइम कुछ भी नहीं था. हाँ, समय ना जगह, ना ही समय थी ना ही जगह थी. उस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ना ही समय ना ही जगह. एक पॉइंट से एनर्जी फूट के फैल गई. एक पॉइंट से एक कोई पॉइंट थी, उससे एनर्जी फूट के फैल गई. तब से टाइम और मैटर बना. क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए. कोई एक पॉइंट थी, उस पॉइंट से एनर्जी बढ़ी और फैल गई और तब टाइम और मैटर बना और स्पेस. और आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहे हैं. मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं. यूनिवर्स में क्या है आप बताते हैं, चलते हैं. यूनिवर्स में क्या है, यहाँ से तो आपको पता चल गया यूनिवर्स कैसे बना. बिग बैंग थ्योरी से 13.8 साल पहले एक विशाल धमाका हुआ जिससे टाइम और स्पेस मैटर बना. अब आते हैं यूनिवर्स में क्या क्या है. गैलेक्सी है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ब्लैक होल है, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर एंड नेबुला. इसके बारे में मैं बताता हूँ. गैलेक्सी जैसे हमारे जिसमें हम हैं. स्टार्स, हर गैलेक्सी में हजारों करोड़ों स्टार होते हैं. हर गैलेक्सी में हजारों करोड़ों स्टार होते हैं. प्लैनेट्स जो स्टार के चक्कर लगाते हैं, जैसे सन हो गए. सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? प्लैनेट्स लगाते हैं. ब्लैक होल, सुपर पावर ग्रेविटी वाला होल, यही तो है ब्लैक होल्स, जिसके पीछे साइंटिस्ट लोग अभी भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं. कुछ तो साइंटिस्ट लोग अभी तक उसके अंदर की क्या चीज़ है उसको डिस्कवर नहीं किया है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है ब्लैक होल के अंदर. ग्रेविटी तक ही फेल है. ग्रेविटी आइंस्टाइन की एक लगती है रिलेटिव से नाम से. रिलेटिव
ऐसे कुछ साइंटिस्ट बताऊंगा मैं आपके वीडियो में। पहले यूनिवर्स के बारे में मैं बताता हूँ, गौर फरमाइएगा। डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर, जिनके बिना यूनिवर्स संभल ही नहीं सकता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर होता क्या है? ये वो चीज़ है जिनके बिना यूनिवर्स कुछ नहीं है। अगर ये ना रहे तो यूनिवर्स पैंट है फिश। निबोला, कलरफुल गैस क्लाउड, जहाँ नए स्टार बनते हैं। निबोला, जहाँ कलरफुल क्लाउड ग्लास गैस होते हैं, कलरफुल गैस क्लाउड होते हैं, जहाँ पे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। आप देखते हैं रातों में बाहर निकल के स्टार्स की तरफ, तो क्या है स्टार्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं। मैं जब ये वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा तो इसका हर प्लैनेट्स के ऊपर मैं बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं जितनी भी मैं वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ बेसिक रहेगी, और उसके बाद मैं जो भी टॉपिक लेके आऊँगा इस चैनल्स पे प्लैनेट्स के ऊपर, जो 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स है, जो कि प्लूटो भी था, जिसके साइंटिस्ट लोगों ने उसको निकाल दिया। अभी इसके डिटेल बारे में नहीं बताऊँगा क्यों निकाल दिया गया है। मैं हर एक प्लैनेट्स के, प्लूटो के ऊपर भी मैं लेके आऊँगा। हर जैसे 8 ऑफिशियल प्लैनेट हो गए और प्लस में प्लूटो जोड़ देंगे, 9 हो जाएंगे। तो प्लूटो को तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन जो 8 ऑफिशियल जो प्लैनेट्स हैं उनके हर वो सीक्रेट, हर एक प्लैनेट के सीक्रेट क्या क्या है चीज़ें उस प्लैनेट्स में, ऐसा क्या क्या ऐसा रिसर्च हुआ है अभी तक, मैं वीडियो में अपलोड करूँगा। जब मैं वीडियो ये एंड करूँगा, ख़त्म होगा, तो कुछ दिन के बाद आपको मिलेगा एज प्लैनेट्स के ऊपर सीक्रेट द रिवील करूँगा क्या क्या चीज़ है उस प्लैनेट्स में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। जो मेरा मेन टॉपिक है यूनिवर्स से, उसको ख़त्म करते हैं। निबुला आपको समझ में आ गया, कलरफुल गैस क्लाउड होते हैं जहाँ पे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, नए स्टार बनते हैं। यूनिवर्स कितने बड़े हैं बताते हैं, यूनिवर्स कितने बड़े होते हैं। अब तक हमें जो विजिबल है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब तक हम जो देख सकते हैं, जैसे आंखों से देख सकते हैं, जो भी विजिबल है चीज़ें, वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। उसका साइज है लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर। 93 बिलियन लाइट ईयर। मैं आपको लाइट ईयर के बारे में बताऊंगा, पहले सुनिए, मैं यूनिवर्स के बारे में बताऊँ। 93 लाइट बिलियंस ईयर्स, इसकी साइज कितनी बड़ी है यूनिवर्स की, समझ सकते हैं। 93 बिलियन यानी 93 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करती है, अप्रोक्स 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, एक लाइट ईयर बराबर हुआ, इक्वल, जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करती है, अप्रोक्स 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी कहने का मेरा ये मतलब है, जैसे कि एक लाइट ईयर जितनी दूरी तय करेगी एक साल में तय करती है, एक लाइट ईयर बराबर हुआ जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करती है, अप्रोक्स 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये है कि यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही मैटर है, सिर्फ 5% मैटर जो हम देख सकते हैं। ये मज़ेदार चीज़ क्या है, यूनिवर्स की हम 5%, मात्र 5% चीज़ें हम देख सकते हैं और बाकी चीज़ नहीं देख सकते हैं। बाकी 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर है। बाकी 68% डार्क एनर्जी एंड 27% डार्क मैटर है, जो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझे यूनिवर्स क्या है? यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बताएं। इस टॉपिक को मैं कमेंट में भी बता सकता हूँ। कोई टॉपिक हो जिससे आप नहीं समझ में आए, लाइट ईयर जैसे हो गया, लाइट ईयर के बारे में बता दें। 1 लाइट ईयर
चलिए लाइट ईयर आ गया। 1 लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। 1 लाइट ईयर क्या बराबर होता है? ये लाइट ईयर का मतलब हुआ डिस्टेंस मेजरिंग, जैसे मेजर करते हैं 1 लाइट ईयर, एक साल में कितनी दूरी तय की गई, वो लाइट ईयर। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर समझ सकते हैं 1 लाइट। 1 ट्रिलियन इज इक्वल 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? 1 लाख करोड़, समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन इक्वल 1 लाख करोड़ के बराबर है। मतलब अगर एक टर्च की लाइट सीधा सीधी चलती रहे बिना रुके तो वो एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर कवर करेगी। समझे क्या कह रहा हूँ यहाँ पे मैं? अगर कोई टर्च की लाइट है वो सीधा सीधी चलती रहे बिना कोई रुकावट के, वो एक साल में तय करेगी 1 लाइट ईयर, यानी इसका मतलब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर कवर करेगी। बस वो डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर, जैसे मैंने बताया था 1 लाइट ईयर क्या डिस्टेंस, बस वो डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। चलिए मैं एक और चीज बता देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। सूरज को लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूरज की जो लाइटें होती है, रोशनी होती है, वो धरती तक, हमारे अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। समझ सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। अगर हमारे नज़दीकी स्टार प्रोक्सिमा अगर हमारे नज़दीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटावरी तक जहाँ हो तो लाइट को वहाँ तक पहुँचने में 4.24 लाइट ईयर लगते हैं। अगर हमारे नज़दीकी स्टार, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे नज़दीकी स्टार्स प्रोक्सिमा, समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है प्रोक्सिमा सेंटर तक जहाँ हो तो लाइट को वहाँ तक पहुँचने में 4.24 लाइट ईयर लगते हैं। वहाँ तक प्रोक्सिमा तक पहुँचने में 4.24 लाइट ईयर लग जाते हैं। इतनी बड़ी है 4.24 लाइट ईयर, समझ सकते हैं। 9 कितना बताया था मैंने, 9.46 ट्रिलियन 1 ईयर में लगते हैं, यहाँ पे 4.24 लाइट ईयर लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मतलब अगर हम वहाँ जाने की सोचे तो अभी की टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल लग जाएंगे। मतलब वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे तो हज़ारों साल लग जाएंगे। अभी की जो टेक्नोलॉजियाँ हैं हज़ारों साल लग जाएंगे, वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो कितनी दूर है हज़ारों साल का मतलब एक ये ज़िंदगी कितनी होती है कोई गारंटी। 100 ईयर तो बहुत ज़्यादा होंगे ह्यूमन्स की लाइफ, तय नहीं कर सकते हैं वो, जिएगा भी नहीं 100-1000। अगर रॉकेट 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तब भी उसे लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे। अगर रॉकेट 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलेगा ना, रॉकेट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग रॉकेट भेजते हैं अर्थ से दूसरे प्लानेट, ऐसे तो समझ सकते हैं वो रॉकेट वैसे में जाता नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो जाती है। बताऊंगा मैं वीडियो में, बने रहे, स्टे कनेक्टेड विथ मी, you will get a different kind of information from my YouTube channel and provide, stay connected with me। अगर रॉकेट 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले तब भी उसे लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे, 1 लाइट ईयर, 1 साल लग जाएंगे, यानी 1 साल लगने का मतलब हुआ 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर करोड़ कवर करने में 1 लाइट ईयर कवर करने में लगेंगे। इसलिए साइंटिस्ट लाइट ईयर को स्पेस की डिस्टेंस नापने के लिए यूज करते हैं। इसलिए
साइंटिस्ट क्या करते हैं, लाइट ईयर को स्पेस की डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट ईयर को स्पेस की डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ करते हैं साइंटिस्ट लोग। समझ सकते हैं लाइट ईयर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट ईयर इसकी भी वीडियो मैं लेके आऊँगा लाइट ईयर के ऊपर। वो बोले तो लाइट ईयर बराबर होता है डिस्टेंस, जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करती है। मतलब लाइट ईयर बराबर जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करती है, जितनी दूरी लाइट एक साल में तय करती है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। समझ में आ गया? व्हाट इज ब्लैक होल? Black hole that before uploading I told the subscribers black hole, about the black hole. One of the best topic is going to be right now ब्लैक होल। आइए ब्लैक होल के बारे में जानते। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है, ऐसी जगह या रीजन है स्पेस में जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता है। वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता है। समझ सकते हैं? लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है उसके अंदर। कोई चीज़ चले जाए उसके अंदर, इसका मतलब कोई भी चीज़, प्लैनेट या स्टार्स, समझ रहे हैं, प्लैनेट या स्टार्स, लाइट अगर उसके पास चली गई तो वापस नहीं आ सकती, इसके आसपास भी चले गए वापस नहीं आ सकती। इसमें मज़ेदार चीज़ ये भी है ब्लैक होल, जहाँ न्यूटन्स की लॉ जो नहीं लगती है। न्यूटन की लॉ लिमिट है, नहीं लग सकती है। न्यूटन की लॉ स्पेस में लगती है। और यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, one of the great scientists of this world, and Newton also. Without Newton's space, you cannot imagine how rocket and satellite is being sent to other planet। कैसे सैटेलाइट को भेजा जा रहा है इस प्लैनेट से, अर्थ से दूसरे प्लैनेट में, आप न्यूटन से समझ सकते हैं। लेकिन न्यूटन्स वहाँ पे नहीं लग सकती। मैं बताऊँगा इसके बारे में, न्यूटन का लॉ भी है, मैं बताऊँगा। आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी। कृपया आप हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको हर वो टॉपिक के बारे में जानकारी मिलती रहे। ये मैंने नोट्स का रिसर्च के टॉपिक बनाया है, ऐसे मैं नहीं बना दिया। रिसर्च किया हूँ, इसके ऊपर देखा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट थी मैं अपने नोट्स में कवर अप करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए रख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, टॉपिक वगैरह छूट जाता है जो मैं बताता हूँ। इसलिए मैं अपने हाथ में नोट्स से ही आपको बताऊँगा जो मैं लिख कर जो आया हूँ रिसर्च वगैरह का टॉपिक के बारे में। नासा की रिपोर्ट वगैरह बताऊँगा, क्या है लेटेस्ट जो पार्कर जो सोलर जो भेजा था सन पे, और चंद्रयान 3 जो लैंड किया था, कैसे लैंड कर गया, मैं बताऊँगा। ये तो यूनिवर्स के बारे में मैं पहले बेसिक क्लियरिटी दे दूँगा आपको, ताकि आने वाली जो भी वीडियो रहेगी आपको इसलिए आपको समझ में आ जाए। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बने रहें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी हैं उनके पास शेयर करें ताकि वो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे कैसे सेंड किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं साइंटिस्टों के द्वारा। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसका सेंटर सिंगुलरिटी होता है। इसका ब्लैक होल का सेंटर क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी बोलते हैं। सिंगुलरिटी होता है जहाँ मास इनफाइनाइट होता है, और वॉल्यूम जीरो होता है। समझ रहे हैं? ब्लैक होल में मास इनफाइनाइट है, वॉल्यूम जीरो। इसके अंदर जो भी चीज़ चले जाती है, जैसे प्लैनेट का कोई चीज़ लेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। मास इनफाइनाइट इसलिए है कि
मास बढ़ते रहता है, वो अपने अंदर किसी ना किसी चीज़ को, एस्ट्रॉयड हो गया, पार्टिकल्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, टुडे फोटो हो गए, उसके अंदर आ जाते हैं, समा जाते हैं, मास बढ़ जाता है, मास उसके अंदर बढ़ जाता है, इसलिए इनफाइनाइट है, वॉल्यूम जीरो होता है, वॉल्यूम जीरो है। कितना ब्लैक होल्स है यूनिवर्स में? ब्लैक होल्स कितना है यूनिवर्स में? नासा के हिसाब से सिर्फ मिल्की वे में, गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में 10 करोड़ 1 मिलियन से कह सकते हैं, वहाँ 100 मिलियन तक ब्लैक होल्स हो सकते हैं, 10 करोड़ ब्लैक होल हो सकते हैं, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में मैं बता रहा हूँ 10 करोड़ ब्लैक होल हो सकते हैं, 100 मिलियंस। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस, पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ट्रिलियन से भी ज़्यादा होने की एस्टिमेट है, ट्रिलियन से भी ज़्यादा होने की एस्टिमेट है। पर सब डिटेक्ट नहीं हो सकते, हो पाते, पर सब डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये लाइट तक को एब्जर्व कर लेती है, ये लाइट तक के भी अपने अंदर ऐसे खींच लेती है, जस्ट लाइक ए मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आप मैग्नेट को देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे उसके अंदर कॉइल जैसे करेंगे, कॉइल जितनी ज़्यादा कॉइल रहेगी उतनी ज़्यादा कॉइल रहेगी, आप उसको सप्लाई जब प्रोवाइड करेंगे, ऐसी सप्लाई वगैरह जो भी, तो वो स्ट्रॉन्ग अपने अंदर किसी कॉइल्स में, किसी आयरन और में वैसे लेपेंगे तो जितनी भी कॉइल्स होगी, कॉपर्स की होगी इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया कॉपर्स, उसको लेपेंगे 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 लेपेंगे, जितनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ टन्स होगी, आप उसको सप्लाई में, ऐसी सप्लाई में देंगे तो वो अट्रैक्टिव होगा, और वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब किसी चीज़ के सामने मैं आयरन पार्टिकल्स के सामने मैं लेके जाऊँगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, आयरन लाइक सबस्टेंस, आयरन लाइक ऑब्जेक्ट, तो उसको अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग। वैसे ही समझ जाइए कि ब्लैक होल्स के अंदर पावरफुल ग्रेविटी है, पावरफुल ग्रेविटी, इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या ब्लैक होल के पास सबसे पावरफुल ग्रेविटी होती है? देखिए, मैं अभी पावरफुल के बारे में बात किया हूँ, हाँ होती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि ब्लैक होल के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, इतनी ज़्यादा कि लाइट भी स्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं बच सकता है उसको, टाइम भी स्लो हो जाता है, आइंस्टाइन का थ्योरी के मुताबिक, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ गया, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट आई एम गोइंग टू discuss in front of you. Listen. आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक उसके पास जाने वाली चीज स्ट्रेच होके स्पेसिफिकेशंस या स्पेसिफिकेशंस हो जाती है, स्पेसिफिकेशन में हो जाती है लंबा लच्छी के जैसे, यानी कहने का मतलब ये है उसके पास जो भी चीज़ जाती है, जैसे पाँव से लेकर सर तक जो नहीं होता है, बॉडी वगैरह को ऐसे खींच देते हैं, खींच कर टूट जाएगा, टूट ही जाएगा। तो वही चीज़ है, ब्लैक होल के पास जो भी चीज़ जाती है तो उसको पहले तो क्या करता है, अपने अंदर लेने के लिए उसको तोड़ता है, ऐसे लंबे खींच कर ऐसे खूब अपने हिसाब से करेगा, खींचेगा, और वो फट से न टूट के वो पार्टिकल्स वगैरह पूरा ऐसे लड़ जाएंगे, ऐसे खींचेगा अपने अंदर, ब्लैक होल्स के अंदर ऐसे खींचेगा, तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी की पावर्स है। लच्छी जैसे बोलते हैं एग्जाम, लच्छी याद आ गया, लच्छी देखें कैसे होता है, लच्छी खाए में हो गया आप, लच्छी वो चीज़ है। क्या ये रियल है? हाँ,
ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से भी कंफर्म होता है। ये आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है जिसके बारे में बता रहा था, भूल रहा था, रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टाइन की है जो लगती है इसके अंदर ना, न्यूटन की नहीं लगती। बने रहिए वीडियो में, सीक्रेट बताऊंगा न्यूटन के बारे में। ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से भी कंफर्म होता है। नासा और फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी इसका थियोरेटिकल लेवल पे मान चुके हैं। नासा और सबसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है इसको थियोरेटिकल लेवल पे मान चुके हैं। क्या ब्लैक होल भी एक यूनिवर्स है? क्या ब्लैक होल एक यूनिवर्स है? जैसे कि मैंने बताया हूँ यूनिवर्स के बारे में, बैंग थ्योरी को लेकर एक सेंटर से जो उस एनर्जी जिसकी फटे उसके अंदर जो टाइम एंड स्पेस जो बना, जो भी चीज़ धरती वगैरह जो कर सकते हैं बनी। तो क्या ब्लैक होल भी एक यूनिवर्स है? आप उस चीज़ को देखें, रिवर्स करें वीडियो को, यूनिवर्स के बारे में देखें। प्लैनेट्स के बारे में बताऊँ, प्लैनेट्स तो छूट गया है मेरा, प्लैनेट्स वगैरह उसके सन से कितनी डिस्टेंस से मैं फोटोग्राफ करूँगा इस वीडियो में, इसलिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, बने रहिए हमारा वीडियो। क्या ब्लैक होल भी एक यूनिवर्स है? आइए बताते हैं। ये भी एक थ्योरी है। एनर्जी डाउन हो जाता है, ये भी एक थ्योरी है। कुछ साइंटिस्ट और स्टीफन हॉकिंग की भी थ्योरी कहती है। कुछ साइंटिस्ट और स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप जानते हैं, जो कि व्हील चेयर्स पे थे, वो कैसे हो गए। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज गूगल एंड AI for famous AI, how to use AI. If you use AI in good way, they will talk to you in better way. If you use AI in bad way, they will talk in better and they will destroy you in few seconds. Don't use AI in bad way. Okay, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं? AI को आप पूरी तरह यूज ना करें, अच्छी वे में एजुकेशन के पर्पज से यूज करें AI को, उसका फायदा उठाएं। AI बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आप ह्यूमन्स को वक्त आसान कर दिया है। क्या ब्लैक होल भी एक यूनिवर्स है? ये भी एक थ्योरी है। कुछ साइंटिस्ट और स्टीफन हॉकिंग की भी थ्योरी कहती है कि हर ब्लैक होल एक नए यूनिवर्स का गेटवे हो सकते हैं, इमेजिन क्या हो सकते हैं, अभी इसकी कंफर्म नहीं बताएगी। मतलब एक ब्लैक होल के अंदर आप एक यूनिवर्स हो, एक ब्लैक होल के अंदर ना एक यूनिवर्स हो सकता है। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, एक ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स हो सके, अभी तक प्रूफ नहीं मिला है। ये कहना चाहता हूँ, बस मैथमेटिकली थ्योरी है, मैथमेटिकली हो गया है। अभी इसके बारे में रिसर्च वगैरह नहीं हुआ है, नहीं पता चला है कि ब्लैक होल भी एक यूनिवर्स है। जब पता चलेगा तो मैं आप वीडियो में मिलेगा जरूर। ये मेरे चैनल द न्यू आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अभी तक नहीं डिस्कस करें, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्या प्लैनेट अगर ब्लैक होल में चले जाएं? प्लैनेट्स के बारे में तो मैं बताया हूँ कि इसके ऊपर मैं सीरीज लेके आऊँगा 8 प्लैनेट्स है, तो ऑफिशियल 8 है, तो इसके ऊपर 8 सीरीज में लेके आऊँगा। वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि डिटेल में मेरी वीडियो रहेगी प्लैनेट्स के ऊपर, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसलिए चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। क्या प्लैनेट्स अगर ब्लैक होल्स में चले जाएं तो क्या वो भी ब्लैक होल बन जाते हैं? क्वेश्चन सही है। क्या प्लैनेट्स अगर ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या वो भी ब्लैक होल बन जाते हैं? नहीं बनते। प्लैनेट वहां जाकर सिंगुलरिटी में सिमट दिया जाता है। जैसे कि मैं बताया कि वो जो ब्लैक होल होगा, इसका जो प्लैनेट्स को अपने अंदर खींचेगा, तो मैं बताया हूँ वैसे लच्छी जैसे आपने देखा होगा लच्छी, उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वो ले लेगा, पहले ऐसे करेगा, वो अपने अंदर ले लेगा, लेकर अपने मास को बढ़ाएगा पानी। बस यही है, मतलब उसका सारा मास ब्लैक होल के मास में बना दिया जाता है। देखिए जो मैंने बात दिखाया यहाँ पे, मास में बना दिया जाता है। पर प्लैनेट अपना अलग ब्लैक होल नहीं बनाते,
प्लैनेट जो होते हैं वो ब्लैक होल नहीं बना सकते हैं, ब्लैक होल नहीं बना सकते हैं कभी भी। जो ब्लैक होल है वो मास को दूसरे प्लैनेट्स या जो एस्टेरॉयड वगैरह हो गया मास को लेते हैं, मास को फॉर द क्या यूनिवर्स के पास अपना खुद का ग्रेविटी है? आ गया ग्रेविटी, जो मैंने यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। क्या यूनिवर्स के पास अपना खुद का ग्रेविटी भी हो सकता है? आइए देखते हैं। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार लाजवाब सवाल है। साइंस के हिसाब से पूरा यूनिवर्स एक ग्रेविटेशनल वेव से जुड़ा है। साइंस के हिसाब से पूरा यूनिवर्स एक ग्रेविटेशनल वेव से जुड़ी हुई है। क्या चीज मैं कह रहा हूँ? साइंस के हिसाब से पूरी यूनिवर्स एक ग्रेविटेशनल वेव से जुड़ी हुई है। ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिलकर पूरा यूनिवर्स को बैलेंस करके रखे हुए हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पूरी यूनिवर्स को ऐसे बैलेंस करके रखे हुए हैं, बैलेंस, ताकि यूनिवर्स इधर से उधर ना। बबल्स जो मैंने बताया था, एवरी बबल्स इज यूनिवर्स। समझ गए? गॉट इट? चलिए बढ़ाते हैं आगे। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाती है। आइए डार्क एनर्जी के बारे में बात करें। डार्क एनर्जी या डार्क मैटर क्या होता है? डार्क एनर्जी का क्या काम है? डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैला देती है, यूनिवर्स को एक्सपेंड कर देगी, फैला देगी। डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर चीज़ों को एक साथ बांध के रखती है। डार्क मैटर चीज़ों को एक साथ बांध के रखती है। पर खुद का ग्रेविटी का मतलब जो मैंने यूनिवर्स के पास अपना खुद का ग्रेविटी है, उसका मतलब बता रहा हूँ मैं। पर खुद का ग्रेविटी का मतलब अगर ये है एक अल्टीमेट फोर्स जो सबसे संभल रखा है, तो साइंस अभी उसको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नाम से जानती है। क्या मैंने बताया? जो एक चीज़ यूनिवर्स को जो कंट्रोल करके रखी हुई है, साइंस उसको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नासा की, अब आइए नासा की रिपोर्ट क्या है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर, सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर, स्टार्स प्लैनेट सम, सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर स्टार्स सन, स्टार प्लैनेट्स एंड हम 5% नॉर्मल मैटर। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा दूंगा आपको। बाकी यूनिवर्स का मास एनर्जी इस डार्क मैटर में ही छुपा हुआ है। बाकी यूनिवर्स का जो जितने यूनिवर्स भी टाइप, बाकी यूनिवर्सिटी का मास एनर्जी इस डार्क मैटर में ही छुपे हुए हैं, जो अभी भी मिस्टीरियस बने हुए हैं। क्या कह रहा हूँ? बाकी यूनिवर्स की एनर्जी डार्क में छुपे हुए हैं, जो मिस्टीरियस बने हुए हैं, डार्क मैटर में छुपे हुए हैं बाकी यूनिवर्स का एनर्जी। स्पेस क्राफ्ट की रिपोर्टें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट की रिपोर्टें। अब तक का नासा के सबसे डीप ब्लैक होल्स ऑब्जर्वेबल था। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप से, जिसमें पहली बार एक ब्लैक होल का फोटो 2019 में आ गया था। M8 क्या है 1487 गैलेक्सी कुछ ऐसे है, जैसे जिसमें पहली बार फोटो आ गई थी 2019 में। बाकी यूनिवर्स का मास एनर्जी इस डार्क मैटर में ही छुपा हुआ है, जो अभी भी मिस्टीरियस है। सिर्फ स्पेस क्राफ्ट रिपोर्ट। अब तक का नासा के सबसे डीप ब्लैक होल ऑब्जर्वेबल हैं। तब इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप इसमें पहली बार ब्लैक होल को 2019 में फोटो लाया था।
और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स भी नए नए ब्लैक होल देख रहे हैं। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी नए नए ब्लैक होल देख रहे हैं। ये आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी का। अब आते हैं स्पेस एयरक्राफ्ट। रॉकेट इंजन सिस्टम के बारे में आते हैं, समझते हैं। रॉकेट ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इससे स्पेस क्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ के ऊपर स्पेस में निकलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे स्पेस क्राफ्ट जो अर्थ की जो ग्रेविटी होता है उसको तोड़ के ऊपर स्पेस में निकलता है। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसको तोड़कर स्पेस में निकलता है स्पेस एयरक्राफ्ट। एग्जाम्पल लेता हूँ, नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम्स SLS जिसे बोलते हैं। स्पेस टीम्स का फैल्कॉन्स हैवी, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन फ्यूल यूज होता है। रॉकेट का जो इंजन्स वगैरह है, रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम्स, इसमें लिक्विड क्या फ्यूल वगैरह यूज होते हैं। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन फ्यूल यूज होता है। बाय बाय, टाटा, खत्म। नेविगेशंस एंड गाइडेंस सिस्टम्स। नेविगेशंस एंड गाइडेंस सिस्टम होता क्या है? ये स्पेसक्राफ्ट को बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितनी स्पीड पे चलाना है। ये स्पेसक्राफ्ट को नेविगेशन क्या करता है? नेविगेशन स्पेसक्राफ्ट को बताता है कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितनी स्पीड से चलाना है, जो नेविगेशन है। इसमें गैरोस्कोप, सेंसर्स, कंप्यूटर चिप्स लगाए होते हैं, नेविगेशन के अंदर लगे होते हैं। इसमें गायरोस्कोप, सेंसर्स, कंप्यूटर चिप्स लगे होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आइए कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये अर्थ के स्पेस स्टेट है या ना, ये अर्थ के स्पेस स्टेशंस, ये अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम, ये अर्थ के स्पेस स्टेशन है। ये नासा कंट्रोल रूम से कंट्रोल बना के रखता है। नासा जो रहते हैं कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल इसको बना के रखते हैं। सैटेलाइट्स वगैरह जो रॉकेट्स के अंदर भेजे जा रहे हैं, जो दूसरे प्लैनेट में कंट्रोल रूम से कंट्रोल करता है। लोग ये सभी जो मशीनें जो भेजी जाती हैं दूसरे प्लैनेट्स पे रेडियो वेव के जरिए, रेडियो वेव और सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू स्पेस का है। लाइफ सपोर्ट, रेडियो वेव और सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू से स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं। स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल्स जो भी होता है उसको भेजते हैं। रेडियो वेव और सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू स्पेसक्राफ्ट से लेके भेजते हैं। आइए लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर हम ह्यूमंस तो उनके लिए साथ में जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए क्या क्या इंतजाम होती है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर ह्यूमंस हो तो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में अगर ह्यूमंस हो तो उनके लिए क्या क्या इंतजाम होती है बता रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन जनरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, टेम्परेचर कंट्रोलर, वाटर सिस्टम, फूड का पैकेट रहेगा, ये सब होते हैं स्पेस एयरक्राफ्ट में जो होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें इंतजाम की जाती है, फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो खा सकें, अपने जरूरत को पूरा कर सकें। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल वगैरह, टेम्परेचर कंट्रोलर, बहुत सारा चीज़ होता है। इसलिए आप जब भी देखते हैं कोई स्टूडेंट्स जो होते हैं जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं उनको चेक किया जाता है। इसलिए चेक किया जाता है कि ताकि वहाँ से जो यूवी रेडिएशन वगैरह, ये डेंजर वगैरह जो होते हैं
उसको निकाले जाते हैं, पाए जाते हैं, चेक किया जाता है कितने दिनों कितने महीनों तक उसको अलग रखा जाता है। अब आइए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इसके अंदर कैसी होती है स्पेशल। सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो जो सन की रोशनी से पावर लेते हैं, जो सन की रोशनी से ही पावर लेते हैं स्पेस का। बिना बिजली के स्पेसक्राफ्ट में कंप्यूटर, सेंसर, इंजन सिस्टम्स नहीं चलेंगे। बिना बिजली के कंप्यूटर सिस्टम्स, इंजन्स वगैरह स्पेसक्राफ्ट में नहीं चलेंगे, इसलिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सन की ही रोशनी से चार्ज करके वो अपना करेंगे। ऑनबोर्ड कंप्यूटर ये स्पेसक्राफ्ट का ब्रेन होता है, ये स्पेसक्राफ्ट का ब्रेन होता है। फ्लाइट कंट्रोल, इंजन ऑन ऑफ, डाटा रिकॉर्ड, प्लैनेट्स के पास आने पर स्लो या मोड़ लेने का कमांड देता है। प्लैनेट के पास आने पर स्लो या मुड़ लेने का कमांड कर देता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर। जैसे प्लैनेट के पास जाएगा तो स्लो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कब करना है, स्पीड करना है, उसको ऑन बोर्ड कंप्यूटर के थ्रू करता है। स्पेसक्राफ्ट का ब्रेन होता है, स्पेसक्राफ्ट का ये ब्रेन होता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये बेसिक है, समझ सकते हैं। ये यूनिवर्स कितनी बड़ी चीज़ है, इसलिए वीडियो लंबी जाए। आप कनेक्ट रहे, स्टे रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के पास भेजें। और ग्राफिक वगैरह देखते हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग हो गई, आपका माइंड वगैरह, वीडियो को अपने हिसाब से 1.5 स्पीड से देख लें, लेकिन देखें जरूर। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दूसरे प्लैनेट तक जाके डाटा लेने के लिए दूसरे प्लैनेट में जाएंगे तो उसको डाटा लेंगे। कैसे देखते हैं डाटा लेने में? कैमरा के थ्रू, टेम्परेचर सेंसर, रेडिएशन डिटेक्टर्स, सोइल एनालिसिस, एटमॉस्फेयर मीटर लगे होते हैं। ये सभी लगे हुए थे दूसरे प्लैनेट तक जाके डाटा लेने के लिए। उसके अंदर क्या क्या होते हैं? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कैमरे लगे होते हैं, टेम्परेचर लगे होते हैं, टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर लगे होते हैं, सोइल एनालाइजर लगे होते हैं, एनालाइजर लगे होते हैं, एटमॉस्फेयर मीटर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर मीटर्स होते हैं, लगे होते हैं। इन सभी चीज़ लगी होती है, तभी हम डाटा वगैरह को दूसरे प्लैनेट में जो आते हैं उसको हम देख पाते हैं, लेते हैं, डिटेक्ट करते हैं चीज़ क्या है। नासा की परसेवरेंस रोवर्स के पास मार्स पे जो सोइल सैंपल लेने वाले सिस्टम है। अब आते हैं मजेदार टॉपिक, रॉकेट कैसे काम करता है। रॉकेट के बारे में, रॉकेट कैसे काम करता है? रॉकेट कैसे काम करता है? जब हम रॉकेट अर्थ से स्पेस में भेजते हैं, उसमें बहुत पावरफुल फ्यूल प्रिपलेंट होती है, लिक्विड या सॉलिड फ्यूल होता है। इसके अंदर लिक्विड या सॉलिड फ्यूल होता है जब हम रॉकेट अर्थ से स्पेस में भेजते हैं। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ये जो रॉकेट जो होता है, क्या रॉकेट जाता है? रॉकेट नहीं, रॉकेट का काम क्या है? उसको स्पेस तक पहुंचाना। उसके जो भी अंदर जो चीज़ होगी, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी भेजना है, जैसे सोलर पैनल वगैरह जो अभी हाल में ही भेजा, इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं कैसे भेजा दिया। ये रॉकेट का काम है बस वहाँ तक स्पेस में भेज देना, स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम वहाँ तक उसको भेजना। और उसके बाद उसका काम क्या है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया के थ्रू हो जाता है। डायरेक्शन वगैरह बताएंगे आगे वीडियो में, लंबी है वीडियो। चैनल भी मेरा है, कुछ लोग बोल रहे हैं लंबी वीडियो नहीं बनानी, कैसे नहीं बनाऊंगा तब फिर आपको टिकट वगैरह कैसे दूंगा। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, ताकि उन चीज़ों को आप देखें, समझें क्या है टेक्नोलॉजी। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल स्पेस वेलोसिटी तक पहुंचना है। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर
निकाल अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ही जाते हैं, अर्थ की जो ग्रेविटी वगैरह होती है जो रॉकेट बाहर जाते हैं। इसके लिए रॉकेट में मल्टी स्टेज होती है, हर स्टेज में फ्यूल होता है। जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म होता है उसे जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म होता है तो उसको झाड़ उसको ऐसे साफ क्लीन कर दिया जाता है देता है और अगले इंजन स्टार्ट होते हैं और सभी अगले इंजन स्टार्ट होते हैं। रॉकेट फ्यूल पूरा स्पेस मिशन के लिए होती है। रॉकेट फ्यूल पूरा स्पेस मिशन के लिए, स्पेस जो मिशन होते हैं उसके लिए होती है। रॉकेट का जो फ्यूल होता है कहाँ होता है, सिर्फ जो मोमेंट वगैरह जो नहीं होते हैं ऑर्बिट, जो सैटेलाइट्स हो गए भेजे जाते हैं उनके डायरेक्शन चेंज करने में, मोमेंट कराने में वहाँ पर फ्यूल हो जाते हैं। पूरी फ्यूल यूज नहीं होता है क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर लग जाते हैं, 5 ईयर तक भी लग जाते हैं, 6 ईयर तक एक प्लैनेट्स में जाने की इतना फ्यूल कहाँ से आए, फ्यूल नहीं होते हैं। रॉकेट का तो बस उतरना है, सैटेलाइट को भेजना है और ज़मीन पर लैंडिंग कराना है, वहाँ पे फ्यूल लगते हैं। उसमें फ्यूल नहीं लगते हैं जितने में जो न्यूटन का जो लॉ है वहाँ पे जो लॉ ये बताता है सबसे परफेक्ट लॉ वहीं पे होता है क्योंकि वो वॉल्यूम खाली होता है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होता है स्पेस में, इसमें नहीं लगता है, परफेक्ट लगता है वहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है इनर्शिया। बताऊँगा मैं न्यूटन का वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, डिटेलाइज एकदम देना, डिटेल में देना। ये वैसी बता रहा हूँ तो इतना लंबा है, समझ जाइए, मैं डिटेल में बताऊँगा और इससे ज़्यादा इतना लंबा होगा। रॉकेट फ्यूल पूरा स्पेस मिशन के लिए होता है। रॉकेट सिर्फ स्पेस तक पहुंचाने के लिए फ्यूल लेकर जाता है। जैसे ही सैटेलाइट्स या स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में डाल लिया जाता है, रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। जैसे सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट के स्पेस में डाल देता है, रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। अभी बोला हूँ सैटेलाइट का क्या है, स्पेस तक उसको लेके जाना, रॉकेट किसमें रहे, सैटेलाइट की रॉकेट के अंदर है, उसको स्पेस क्राफ्ट तक या स्पेस तक लेके जाना, उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद उसका काम है अपने अंदर से कंट्रोल से सिस्टम लगे होते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं थ्रस्टर्स के बारे में बताऊंगा, थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स कंट्रोल सिस्टम्स इसके अंदर लगी होती हैं। सैटेलाइट कैसे काम करता है, सैटेलाइट जब एक ऑर्बिट में पहुंचता है, जैसे सैटेलाइट कैसे काम करता है, सैटेलाइट जब एक ऑर्बिट में पहुंचता है जैसे अर्थ के अराउंड, किसी प्लैनेट के अराउंड, तो वहाँ तो काफ़ी फ्रिक्शन नहीं होते हैं, स्पेस में फ्रिक्शन थोड़ी होगा, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं हो सकते। कोई फ्यूल कंटिन्यूसली नहीं लगता, एक बार स्पीड मिलने के बाद वो इनर्शिया से घूमता रहता है। बताया इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद कीजिए, गूगल के लिए जाकर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। बस कभी कभी पोजीशन ठीक करने के लिए छोटा थ्रस्टर्स फायर करता है। पोजीशन को मूव कराने के लिए, थ्रस्टर बोला हूँ मैं, पोजीशन को मूव कराने के लिए आएगा, थ्रस्टर के बारे में मैं बताऊंगा। और ऑर्बिट को थ्रस्टर का फायर करना, ब्लास्टिंग करना। ऐसे एक सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, वो ऑर्बिट में घूमते घूमते अपना पोजीशन चेंज कर दिया, ऐसे करने लगा, अपने डायरेक्शन से भटक गया। थ्रस्टर का काम है उसको एग्जैक्ट दिशा में उसको कंट्रोल करके रखना है, एग्जैक्ट जहाँ पे उसको भेजना है सैटेलाइट को, जिस प्लैनेट पे उसको ठीक करना, उस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। जैसे राइट की ओर फायर करेगा तो लेफ्ट की ओर मूव करेगा, लेफ्ट की ओर फायर करेगा तो राइट की ओर मूव करेगा। ये थ्रस्टर का काम है। थ्रस्टर्स प्लैनेट तक स्पेसक्राफ्ट कैसे जाता है, जैसे मार्स मिशन में रॉकेट उसे एक स्पेसिफिक स्पीड और डायरेक्शन में छोड़ता है। मार्स मिशन में क्या हुआ, रॉकेट उसे एक स्पेसिफिक स्पीड और डायरेक्शन में छोड़ता है, फिर स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी के यूज करके और इनर्शिया से अपने टारगेट तक पहुंचता है। विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया, स्पेसक्राफ्ट रीच टू दैट प्लैनेट to complete their missions. Got it? बीच में बस
छोटी छोटी पोजीशन करेक्शंस के लिए थ्रस्टर्स थ्रस्टर्स यूज होते हैं। थ्रस्टर्स यूज होते हैं। थ्रस्टर यूज होते हैं। फ्यूल काफ़ी कम लगती है, क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम लगती है। थ्रस्टर का यहाँ पे लैंडिंग कराना है, लैंडिंग के वक्त ऑर्बिट मूवमेंट वगैरह छटाए फ्यूल है। पूरी मिशंस के लिए नहीं लगते हैं फ्यूल। पता चला कि इतना पैसा नहीं है। मिशन 5 साल। थ्रस्टर क्या होते हैं आपके बारे में? थ्रस्टर एक छोटा इंजन होता है जो स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के या सैटेलाइट की स्पीड या डायरेक्शन बदलने के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट थोड़ा हिल गया तो थ्रस्टर छोटा सा ब्लास्ट करता है। अगर स्पेसक्राफ्ट को थोड़ा राइट या लेफ्ट घुमाना है तो थ्रस्टर से हल्की फायर होती है। इसमें भी फ्यूल होता है, लेकिन रॉकेट के फ्यूल से बहुत कम। थ्रस्टर्स के काम। स्पेसक्राफ्ट डायरेक्शन, आइए समरी देखते हैं। आइए थ्रस्टर का काम यहीं पे खत्म कर देंगे। थ्रस्टर का काम स्पेसक्राफ्ट डायरेक्शन को बदलना। कहाँ? स्पेस मिशन में। ऑर्बिट को ठीक करना। कहाँ? सैटेलाइट्स के लिए। स्पीड को कम या ज़्यादा करना। कहाँ? इंटरप्लानेटरी मिशन। कैसे काम करता है? जब थ्रस्टर को ऑन करते हैं, छोटी सिग्नल्स या फ्यूल्स का ब्लास्ट करता है। उस ब्लास्ट के करने थोड़ा पावर स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट्स के डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है यहाँ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब समझ रहे हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी ज़्यादा आप फोर्स हम लगाएंगे किसी चीज़ के ऊपर, उतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट, उतनी ज़्यादा वो भी चीज़ उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर थ्रस्टर लेफ्ट साइड फायर करेंगे तो स्पेसक्राफ्ट को राइट साइड क्राफ्ट में मूव करेगा। अभी बताया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रस्टर कभी कभी ऑर्बिट मेंटेन के लिए ऑन होता है। ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए थ्रस्टर को यूज करते हैं। चंद्रयान 3 का जो लैंडर जो चंद्रयान 3 जो लैंड किया था मून पे, कैसे थ्रस्टर का उसके अंदर जो लैंड किया था उसके अंदर थ्रस्टर लगा हुआ था। थ्रस्टर ने फायर किया, उसको स्पीड को कंट्रोल किया, स्पीड को स्लो कर आराम से धीमी गति से उसको लैंड। थ्रस्टर का वो काम था। थ्रस्टर चंद्रयान 3 में जो सिग्नल जो इसके नीचे जो फायर जो आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर, उसके अंदर से जो फायर्स निकल रही थी स्लोली थ्रस्टर था। दूर प्लानेट तक स्पेस क्राफ्ट कैसे जाते हैं? यहाँ से एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, वो पॉइंट को मैं ख़त्म करता हूँ। स्पेस में कोई हवा या फ्रिक्शन नहीं होती। एक बार स्पीड में मिल गया, वो बिना रुके घूमते या ट्रेवल करते रहता है। एक बार उसे स्पीड मिल गया, स्पेस के अंदर चला गया, इनर्शिया के स्पीड से पकड़ कर चल जाए। चंद्रयान 3 में जो अभी बताया, चंद्रयान 3 में रॉकेट ने चंद्रयान को ऑर्बिट में छोड़ा। चंद्रयान ने अपना ऑर्बिट बदलते मून के ऑर्बिट पकड़ा। फ्यूल करने में काम आता है। फ्यूल का काम क्या? ऑर्बिट बदलने में और लैंड करने में काम आता है। फ्यूल को पूरा मिशन के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्यूल नहीं है। फ्यूल अगर ये होगा बहुत इम्पॉसिबल बिलियन जो डिस्टेंस होती है, जैसे मरकरी हो गया, सन की आइए अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। और डिस्टेंस फ्रॉम द सन, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस ऑफ ईच प्लानेट, 8 ऑफिशियल प्लानेट, ऑफिशियली जो 8 प्लानेट उनकी डिस्टेंस मैं बताने जा रहा हूँ सन से कितनी है। मरकरी का जो डिस्टेंस होते हैं कितनी है ये बता देता हूँ मैं आपको।
जो मरकरी की जो डिस्टेंस है, मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर्स, वेनस की डिस्टेंस सन से 108 मिलियन किलोमीटर, समझिए कितने बड़े नंबर है। मार्स का 150 मिलियन किलोमीटर, मार्स का 228 मिलियन किलोमीटर, जुपिटर का 778 मिलियन किलोमीटर, सैटर्न का 1.43 बिलियन किलोमीटर, यूरेनस का 2.87 बिलियन किलोमीटर और नेपट्टून का 4.4 बिलियन किलोमीटर। ये वैल्यू एवरेज है क्योंकि प्लानेट ऑर्बिट में घूमते हैं और कभी कभी दूर भी। वैल्यू एवरेज है क्योंकि प्लानेट अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं और कभी कभी दूर कभी कभी पास होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल एक ऑफिशियल प्लानेट है। प्लानेट को 2006 में प्लानेट्स जो प्लूटो जो था वो अलग किया गया था, लेकिन यूनिवर्स में कितने टोटल प्लानेट है इसका कोई एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं है। यूनिवर्स के अंदर कितने प्लानेट है अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर डिस्कवर नहीं किया है कितने प्लानेट्स है। नासा और स्पेस साइंटिस्ट के एस्टिमेट्स है सिर्फ मिल्की वे में 100 बिलियन प्लैनेट्स होंगे और यूनिवर्स में तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है। इस हिसाब से यूनिवर्स में असंख्य प्लैनेट्स बिलियन ट्रिलियंस है जो एग्जैक्ट नहीं है, अभी तक फार्म नहीं किया है। और भी है। चलिए खत्म हो गया ये प्लैनेट्स का डिस्टेंस जो छूटा हुआ था टॉपिक। समरी आते हैं। कौन? रॉकेट लगता है अर्थ से स्पेस तक। रॉकेट का काम क्या है? अर्थ से स्पेस तक। सैटेलाइट का क्या है? सिर्फ पोजीशन ठीक करने में। सैटेलाइट का क्या है? सिर्फ पोजीशन को ठीक करने में। स्पेस क्राफ्ट होते हैं ऑर्बिट बदलने या लैंड कराने में। ये सभी वर्किंग है अभी बताएं। न्यूटन का लॉ सिर्फ प्लैनेट पे लगते हैं। न्यूटन का लॉ सिर्फ प्लैनेट पे लगते हैं या स्पेस में। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। न्यूटन के कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ होते हैं। माउंटेन इनर्शिया, फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया। मोशन के फर्स्ट लॉ इनर्शिया हर जगह होते हैं, चाहे अर्थ पे ना या स्पेस में। ये हर जगह होते हैं, स्पेस में अर्थ पे। बस फर्क ये है अर्थ पे ग्रेविटी और फ्रिक्शन की असर होता है, स्पेस में ना फ्रिक्शन है ना एयर है, वहाँ पे ग्रेविटी वगैरह तो एकदम क्लियर आता है, एकदम क्लियर लगता है। इसलिए स्पेस में न्यूटन की लॉ और ज़्यादा परफेक्ट है का काम करता है। रिसर्च के पॉइंट बहुत कम है। जहाँ जब हम अर्थ पे बॉल, जब एग्जांपल लेते हैं समझते हैं न्यूटन, जब हम अर्थ पे बॉल फेंकते हैं तो वो कुछ देर में रुक जाता है। जैसे बॉलर बॉल फेंकता है, स्पिन वगैरह कराता है और बैट्समैन कोशिश करता है मारने के लिए, बॉल ऐसे स्विंग करके निकल जाती है रुक कर। उसको बॉलर को ऐसा लगता है, बैट्समैन को लगता है कि बॉल वहीं पे टप्पा खाएगी, तो स्विंग करके ऐसे निकल जाती है। वही है चीज, वही बता रहा। जब हम अर्थ पे बॉल फेंकते हैं वो कुछ देर में रुक जाता है क्योंकि हवा और ग्राउंड की फ्रिक्शन लगती है। स्पेस में अगर बॉल फेंके तो वो लगता है स्पीड। स्पेस में बॉल फेंकेंगे तो वो इनर्शिया के में तो न्यूटन्स लॉ। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशंस की स्टेट्स में तब तक बने रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल सोर्स ना मिले। समझ में आ गया? वीडियो लंबी हो रही है, आप समझिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी की 2 लॉ भी लगते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल एम इंटू ए। मास का मास जैसे ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग। एप्पल्स मास एंड दिस एप्पल हैज मास। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। स्पेस में जब थ्रस्टर फायर करता है तो ये लगता है स्पेस में जब एक थ्रस्टर फायर करता है तो ये लगता है फोर्स इज इक्वल एम इंटू ए। थ्रस्टर फायर स्पेस में जब जो नहीं होता है, जो अभी चंद्रयान को जो मैंने बताया हूँ मैं, उसका जो राइड वगैरह जो भी मशीन वगैरह भी लैंड किया गया था उसके अंदर वो थ्रस्टर लगा होता है, उसको कंट्रोल करता है, स्पीड को स्लो कम करता है फायर के थ्रू।
डायरेक्शन वगैरह चेंज करता है ऑर्बिट वगैरह का, डायरेक्शन टेढ़ी मेढ़ी। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जब थ्रस्टर फायर होता है तो स्पेसक्राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्या न्यूटन का लॉ ब्लैक होल के पास फेल हो जाता है? क्या न्यूटन का लॉ ब्लैक होल के पास फेल हो जाता है? हाँ, फेल हो जाता है। ये एप्पल जो कि बहुत परेशान करके रखा हुआ था, इसका लिमिट क्या है यहाँ पे पता चला आपको। इसका लिमिट ख़त्म होता है एक ब्लैक होल से। इस एप्पल सही है। ये जो साइंटिस्ट हैं, कौन सा साइंटिस्ट है? न्यूटन जो थे वो ग्रेट है, जिन्होंने बताया, उनकी वजह से फिजिक्स वगैरह आप देख सकते हैं। न्यूटन के ऊपर बहुत सारी अभी भी रिसर्च वगैरह भी चलती रहती है। स्पेस वगैरह आइंस्टाइन्स उसके अंदर आ गए। आइंस्टाइन्स का रिलेटिविटी भी लगता है ब्लैक होल में। चलिए, यहाँ पे न्यूटन का लॉ लिमिट करता है, यहाँ पे फेल तो नहीं कर सकते, लिमिट वगैरह लग जाता है उसके अंदर। जो नहीं फेल करने से एक अजीब सा लगता है, लिमिट खत्म। न्यूटन के लिए स्पेशली ग्रेविटी वाले, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ब्लैक होल के पास फेल लिमिट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं लगता है, क्योंकि न्यूटन के लॉ ग्रेविटी के फोर्स में कैलकुलेशन करता है। क्योंकि न्यूटन के लॉ ग्रेविटी के एक फोर्स में की कैलकुलेशन करता है। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ना कि वहाँ स्पेस और ना टाइम दोनों ही बेंड हो जाते हैं। इसका आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा जा सकता है। आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेटिविटी से समझा जा सकता है। न्यूटन का फार्मूला नहीं, क्योंकि न्यूटन का फार्मूला वहाँ पे नहीं लगता है ब्लैक होल में। क्या प्रॉब्लम होती है न्यूटन्स के लॉ में ब्लैक होल्स? न्यूटन्स का कहना है हाँ, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स से अट्रैक्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स अट्रैक्ट करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल Gm1 इंटू अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटी मास 1 मास 2 और द रेट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R स्क्वायर। लेकिन ब्लैक होल्स में ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है और सिंगुलरिटी में उसको क्या होता है, सेंटर होता है, सिंगुलरिटी इनफाइनाइट होती है, वहाँ स्लो हो जाता है, लाइट की एस्केप नहीं कर सकती। न्यूटन्स के लॉ में स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इसलिए वहाँ न्यूटन्स का लॉ फेल हो जाता है। इसलिए वहाँ पे न्यूटन्स का लॉ फेल हो जाता है, नहीं लगता है, टाइम स्पेस खत्म इसके अंदर। क्या न्यूटन्स के लॉ ब्लैक होल के पास फेल हो जाता है? तो करता है, ये कौन काम करता है फिर? एल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास वाले ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड करता है। ब्लैक होल इतना हैवी होता है कि वो अपने आसपास की जो चीज़ें होती है स्पेस टाइम को इनफाइनाइट बेंड को कर देता है, अपने अंदर ले लेता है। इस वजह से टाइम वहाँ रुक जाती है, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। न्यूटन का सिंपल कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं चलता है, न्यूटन का वहाँ पे नहीं चलता है, आइंस्टाइन का चलता है, समरी आते हैं। समरी जगह अर्थ प्लानेट न्यूटन्स वैलिड। अर्थ प्लानेट पे न्यूटन वैलिड रहेगा और कौन काम न्यूटन्स। स्पेस टाइम पे न्यूटन वैलिड रहेगा, न्यूटन प्लस आइंस्टाइन रहेगा स्पेस में। ब्लैक होल पे नो न्यूटन्स, ब्लैक होल पे न्यूटन का लॉ नहीं लगता है। ब्लैक होल पे न्यूटन का लॉ यहाँ लगता है। अर्थ एंड स्पेस में न्यूटन का लॉ लगता है, सिर्फ ब्लैक होल में सिर्फ आइंस्टाइन का चलता है। चलो, सिर्फ आइंस्टाइन का रिलेटिविटी चलता है। नासा का जब जाम वेब से स्पेस टेलीस्कोप भी आइंस्टाइन के फार्मूले के से ब्लैक होल कैलकुलेशन करता है। न्यूटन्स का काम नहीं है, न्यूटन्स का ये काम नहीं है। आइंस्टाइन का थ्योरी चलता है ब्लैक होल में। वहाँ पे ब्लैक होल से जो भी बड़े बड़े स्कोप्स हो गए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नासा की और भी जो साइंटिस्ट वगैरह जो यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए,
उसके अंदर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से आइंस्टाइन की थी ब्लैक होल क्या है, एक यूनिवर्स है कि नहीं, इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया है। एंड अभी अभी हाल में ही मैं रिवर्स वीडियो करके आप देख सकते हैं, मैं बताया हूँ, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, डिस्कवर नहीं हुआ है, ब्लैक होल एक यूनिवर्स भी है। आइए अब इस सेट को क्या करते हैं आप, इस सेट को बस ग्रेविटी और स्पेस तक ही है, ये ग्रेविटी और स्पेस तक ही है, ब्लैक होल के लिए ये सेट नहीं, ये सेट सिर्फ ग्रेविटी एंड स्पेस के लिए, न्यूटन सिर्फ ग्रेविटी एंड स्पेस के लिए, आइंस्टाइन का चलता है रिलेटिविटी, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग यूज कर रहे हैं। आपको वीडियो समझ में आया, पूरी होल वीडियो रिकैप करेंगे और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को रिवर्स करके थोड़ी स्पीड में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में देख लें। और भी आगे वीडियो आपको मिलेगी प्लैनेट्स के ऊपर, ये तो अभी बेसिक था इतना ज़्यादा लंबा, इतना ज़्यादा लंबा बनाने का मेरा ये मकसद है कि ताकि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आप समझें, टेक्नोलॉजी होता क्या है, टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी कंट्रियाँ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या क्या कर रही हैं, आप देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एआई जो आ गया है, काम को आसान कर दिया है, हमारे इंडियन वर्क को आसान करके रख दिया है एआई से बहुत सारा एआई आप यूज़ करें, किसी चीज़ के लिए आप रिसर्च के लिए एआई यूज़ करें, आपको एआई आइडिया देता है कैसे आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको चीज़ों को बताना है। एआई मास्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कोर्स वगैरह भी चलाते हैं एआई के ऊपर, आप एआई के बारे में आप जानते हैं, एआई बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और भी मैं कहना चाहता हूँ, इसमें ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसका पार्ट वगैरह मैं शॉर्ट पे भी डालता हूँ, ताकि आपको चीज़ों को आप समझें, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़ें क्या है, आप जाकर शॉर्ट में भी आप दे सकते हैं, शॉर्ट में अपलोडेड रहेगी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ें, आप उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो पे आप आके देखें, चीज़ को समझ के आप लॉन्ग वीडियो पे आप आके देखें चीज़ के बारे में, लेकिन आप देखें ज़रूर और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। Thank you for watching my YouTube channel. Stay connected with me. Happy lives make your day. Take care of yourself. Thank you so much for watching my YouTube channel. The new ideology, you will get all kind of information at here.